हिस्ट्री वाले आ जाओ चैनल पे मैं राकेश कुमार शर्मा आपका पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन पर चर्चा के साथ स्वागत करता हूं। 1907 ईस्वी को पंजाब के कृषकों में असंतोष था, अशांति थी, वो आंदोलन पर थे। 22-23 मार्च 1907 को लायलपुर में एक सभा रखी गई थी जिसमें झांग सयाल के संपादक बांके दयाल ने पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए गीत गाया था। उसके बाद लाला लाजपत राय व अजीत सिंह आदि के भाषण हुए थे। इसके बाद यह गीत इतना पॉपुलर हुआ कि उस समय जहाँ कहीं भी कोई सभा होती थी तो वो आम सभा इस गीत से शुरू होती थी। आज तक भी पंजाब में किसानों का कभी कोई आंदोलन होता है तो यह गीत गाया जाता है। इसलिए कई बार जो कृषक असंतोष था, अशांति थी 1907 की, उसे पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जमीन मामले में ब्रिटिश सरकार ने पूरे देश में यह सिद्धांत अपनाया था कि जमीन कृषक समुदाय की है और जिस जमीन पर खेती नहीं होती थी उसे ब्रिटिश ताज की ज़मीन मान लिया गया था। किसानों के लिए यह निर्जन वीरान भूमि थी। गैर कृषक समुदाय जो पशुपालन, शिकार या जंगलों पर निर्वाह करते थे, जमीन से अलग रह गए थे। पानी के संसाधन भी सरकार के माने जाते थे। इससे जंगल, वीरान जमीन, पानी के स्रोत व अन्य प्राकृतिक संसाधन भी ब्रिटिश ताज की संपत्ति बन गए थे। सरकार इस स्थिति का प्रयोग ज़्यादा शक्ति व सत्ता प्रभुत्व के रूप में नियंत्रण के लिए करती थी। पंजाब में कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने नहर कॉलोनियाँ बसानी शुरू की थी। यह क्रिया 1885 से लेकर 1940 तक चलती रही। इनकी संख्या 9 थी। आइए थोड़ा मैप से समझते हैं। ये भारत का मानचित्र है जिसमें ऊपर लाल बाउंड्री के अंदर पंजाब दिखाया गया है। यह ब्रिटिश कालीन पंजाब का मानचित्र है। पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र। इस मानचित्र में आप उस समय के पंजाब के ज़िलों की स्थिति समझ सकते हैं। आप इस मैप को थोड़ा पॉज करके आराम से समझिए, आपको समझने में आसानी रहेगी। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोला जाता है। आप इस मानचित्र में आसानी से पंजाब के अंदर 2 नदियों के बीच में ये 5 दोआब देख सकते हैं। थोड़ा पॉज करके आप इसको पिछले मानचित्र के साथ तुलना करें और जिलावार पोजीशन देखने की कोशिश करें कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से दोआब में आता था। इस दोआब के क्षेत्र के बीच में नहरें बनाकर नहर कॉलोनियों की व्यवस्था की गई थी। नहर कॉलोनियाँ उस भूमि पर बसाई गई थी जहाँ अभी तक खेती नहीं होती थी, जो निर्जन, वीरान, उजाड़ पड़े थे और जहाँ अर्ध कबीलाई पशुचारी कबीले रहते थे। सरकार ने नहरें निकालकर इस ज़मीन के लिए सिंचाई की व्यवस्था की थी, इसलिए इन्हें नहर कॉलोनी बोला जाता था। इन नहर कॉलोनियों को कृषि लायक, खेती योग्य बनाने के लिए किसानों की श्रम शक्ति की ज़रूरत थी, क्योंकि ये वीरान, निर्जन, उजाड़ ज़मीन थी। सरकार ने सिर्फ सिंचाई की व्यवस्था की थी नहरें खोदकर, लेकिन ज़मीन को खेती लायक बनाया जाना जरूरी था। इसके लिए सरकार ने वही सिद्धांत लागू किया। ज़मीन उन्हीं लोगों को आवंटित की जाती थी, उन्हीं लोगों को अलाट की जाती थी जो कृषक समुदाय थे। उनके पास संसाधन थे, उनके पास उपकरण थे, उनको वो तकनीक जानते थे। इस प्रकार नहर कॉलोनी में उन्हीं लोगों को ज़मीन दी जाती थी जिनके पास पहले से ही ज़मीन थी और उत्पादन के साधन थे, ताकि वे ज़मीन को सुधार सकें और खेती योग्य बना सकें।
ब्रिटिश सरकार ने जमीन के वितरण को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। वह सैनिकों, पुलिस के व्यक्तियों को भी जमीन अलाट करती थी। यहाँ तक कि मुखबरी करने वालों को भी जमीन दी जाती थी ताकि समाज में सरकार के वफादार लोगों की संख्या को बनाए रखा जा सके। और औपनिवेशिक सिद्धांत व रचना थी मार्शल रेस का सिद्धांत। लॉर्ड रॉबर्ट, जो 1885 से लेकर 1893 ईस्वी तक द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी थे, के समय यह सिद्धांत प्रचलित हुआ। पंजाब के लोगों को मार्शल रेस माना जाने लगा और सेना के अंदर पंजाब के लोगों की भर्ती ज़्यादा की जानी शुरू हुई। वे ब्रिटिश सेना का तीसरा हिस्सा थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के वेतन पर खर्च का तीसरा व कई बार आधा हिस्सा पंजाब आने लगा। सैनिकों ने अपनी आमदनी का हिस्सा खेती योग्य ज़मीन में लगाना शुरू कर दिया ताकि उनकी आमदनी में वृद्धि हो। इससे वे समय पर लगान भी चुकाने लगे। इससे पंजाब ब्रिटिश राज का अनुशासित, शांत और लाभदायक हिस्सा बन गया। ब्रिटिश सरकार साम्राज्यवादी, औपनिवेशिक व अलोकतांत्रिक थी। इसके बावजूद भी जमीन का लाभ लेने वाले या लेने की इच्छा रखने वाले इसे अच्छी सरकार कहते थे, लाभदायक सरकार मानते थे। जमीन इस प्रकार आवंटित की जाती थी। एक ऑक्यूपेंसी टेनेंट उन्हें कहते थे, जो कि ज़मीन के बदले में शर्तें स्वीकार करता था। वह ज़मीन का स्वामी नहीं होता था, शर्तें मानने तक ही उसका ज़मीन पर कब्जा रहता था। दूसरा यौमन, ये छोटा कृषक होता था जो ज़मीन का मूल्य देकर ज़मीन को खरीद लेता था। तीसरा मिलिट्री और पुलिस के रिटायर्ड व्यक्तियों को भी ग्रांट दी जाती थी। कैपिटलिस्ट या साहूकार भी ज़मीन का मूल्य देकर ज़मीन खरीद सकता था। किसानों को भी व्यावसायिक खेती करके धनी होने की आशा थी। खास कर 1861 ईस्वी के अमेरिका के गृह युद्ध के बाद भारतीय कपास की मांग एकदम बढ़ गई थी। इन नए क्षेत्रों में कपास की खेती को बढ़ावा दिया गया था। सबसे बड़ी कॉलोनी चिनाब कॉलोनी थी, जिसकी शुरुआत 1887 ईस्वी में की गई थी। नहरें निकालकर रावी व चिनाब के मध्य पंजाब की निर्जन भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। इसमें सरकार ने 3 करोड़ रुपए का निवेश किया था। सरकार को उम्मीद थी कि इससे लगान में वृद्धि होगी। एक बार फिर मानचित्र पर नज़र दौड़ाते हैं। ये दोआब के क्षेत्र फिर से देखते हैं। ये रेचना दोआब जो है, ये चिनाब कॉलोनी थी। यहाँ जनसंख्या का घनत्व कम था। वेस्ट दोआब में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा था, इसलिए यहाँ से लाकर लोगों को चिनाब कॉलोनी में बसाया गया। अमृतसर, गुरदासपुर, सियालकोट, जालंधर, होशियारपुर के लोगों को यहाँ पर ज़मीन अलाट की गई थी और सरकार को इससे आमदनी भी आनी शुरू हो गई थी। 7 लाख रुपए प्रति वर्ष सिंचाई व भूमि कर से आमदनी प्राप्त हो रही थी। ऑक्यूपेंसी टेनेंट के साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई थी। कॉलोनी में ही घर बनाकर निवास रखना था, सफाई व्यवस्था का ध्यान रखना था, मल मैले का उचित निपटान करना था ताकि स्वच्छता बनी रहे। नियत स्थान से ही लकड़ी काटी जा सकती थी। किसानों के लिए वृक्ष लगाना अनिवार्य था। उत्तराधिकार के नियम में परिवर्तन किया गया था। जमीन उत्तराधिकार में सिर्फ लड़कों को ही दी जा सकती थी या विधवा को। परंपरागत उत्तराधिकार के नियमों को मान्यता नहीं थी। कॉलोनी के सारे निवासी जिनको ग्रांट दी गई थी वो ब्रिटिश क्राउन के टेनेंट थे।
जमीन अलाट करते समय जाति, धर्म व जिले के अनुसार छोटे छोटी प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था, जिसे चक कहते थे। कॉलोनी का एक इंचार्ज अधिकारी होता था, वो प्रशासनिक अधिकारी था, वह लगभग मालिक था, वो एक किस्म से डिक्टेटर था। उसके शब्द व फैसले अंतिम होते थे। वह कॉलोनी के लोगों के सामाजिक मामलों में भी दखल देता था। अगर कोई शर्तों का पालन नहीं कर रहा है तो नहर कॉलोनी का यह अधिकारी उन पर जुर्माना लगाता था। कई बार जमीन भी कुर्क हो जाती थी। असल में यह नियंत्रण का एक तरीका था। किसान इससे छुटकारा पाना चाहते थे। वे अपने कृषक व सामाजिक जीवन में सरकार के विशेषाधिकारों को सहन नहीं कर पा रहे थे। ब्रिटिश सरकार राजनीतिक व सैनिक स्थिरता बनाने रखने के लिए 1900 में द लैंड एलिनेशन एक्ट पास किया, ताकि व्यावसायिक व साहूकार वर्ग जमीन पर कब्जा ना कर सके। इस एक्ट द्वारा किसान अपनी जमीन कृषक समुदाय को ही बेच सकते थे। वास्तव में किसान कर्ज में थे। साहूकार जमीन को गिरवी रखकर कर्ज देता था। सरकार किसानों को साहूकारों व बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा देना चाहती थी, जिससे किसान सरकार के समर्थक बने रहें। साहूकार वर्ग ने इस कानून का विरोध किया था। उन्होंने जनसभाएं रखी थी, प्रस्ताव पास किए थे। एक ज्ञापन में 4008 लोगों के हस्ताक्षर थे। पंजाब में ब्रिटिश सरकार ने अपने हितों को और मजबूत करने के लिए कुछ एक्ट और पास किए। इस प्रक्रिया से एक नौकरशाही की व्यवस्था विकसित हो गई। जो जमीन व पानी की व्यवस्था देखता था, उसको संभालता था, उसके हाथ में लोगों की जीवन व मृत्यु थी। इन कानूनों के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका और शक्ति बढ़ गई। भूमि बेचने से पहले उनकी परमिशन लेना, उनकी अनुमति लेना जरूरी था। जमीन बेचने वाले की जमीन पर खरीदने वाले का पहला अधिकार उसके सगोत्री या गांव के ही कृषक लोगों को दिया गया। 1902 ईस्वी के बाद गारंटी पर कठोर शर्तें लागू की गई, जैसे जुर्माना व्यवस्था कठोरता से लागू किया गया। 3 लाख रुपए जुर्माने के रूप में इकट्ठे किए गए थे। कई व्यक्ति अपनी जमीन कुर्क करवा बैठे थे, सिर्फ रिहायशी प्रमाण सिद्ध ना करके। छोटे छोटी गलतियों के लिए भी अधिकारी रिश्वत लेते थे। 1 सप्ताह घर जाने के लिए भी रिश्वत ली जाती थी। यदि 5 साल के अंदर गारंटी की मृत्यु हो जाए तो उसकी जमीन सरकार की हो जाती थी, और जबकि उसने अपने संसाधनों से, मेहनत से उस निर्जन बंजर जमीन को उपजाऊ या खेती लायक बनाया था, वह ठगा महसूस करते थे। यौमन भी सरकार से पूछे बगैर अपनी जमीन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था। 1902 के बाद समस्याएं बढ़ रही थी। सिंचाई वाली ज़मीन खत्म हो गई थी तथा सिंचाई के बगैर वाली ज़मीन भी बांट दी गई थी। इससे किसानों में निराशा थी। ज़मीन बेंटों में बंटने की वजह से लैंड होल्डिंग छोटी होने लगी थी। कॉलोनी में अनुशासन की कमी हो रही थी। साफ सफाई व स्वच्छता का ध्यान कम हो गया था। गैर कानूनी लकड़ी को भी काटा जाना शुरू हो गया। कुर्की व जुर्माना व्यवस्था का कोई कानूनी आधार नहीं था। लोग कोर्ट में जाने लगे। कई बार कोर्ट ने नहर कॉलोनी के अधिकारी के खिलाफ ही फैसला दिया था। इसलिए 1893 ईस्वी के एक्ट में सुधार की जरूरत महसूस की जा रही थी। दूसरी तरफ किसान इस समय संकट में थे। कर्जा तो उन पर था ही। 1905-06 के अंदर बोलवर्म की वजह से कपास की फसल खराब हो चुकी थी। प्लेग की बीमारी के बाद अनेकों मौतें होने के कारण श्रमिक जो हैं वो महंगे मिल रहे थे।
25 अक्टूबर 1906 को कोलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब बिल पंजाब विधान परिषद में पेश किया गया। परिषद के गैर सरकारी तीनों सदस्यों ने इसका विरोध किया तथा मलिक उमर हयात खां तिवाना इस बिल के खिलाफ बोला। फरवरी 1907 में यह बिल पास हो गया। इसमें जुर्माने को कानूनी रूप दिया गया था, उत्तराधिकार के नियम में दखल दिया गया था। अब बेटा ना होने की दशा में जमीन सरकार की हो जानी थी या विधवा के परिवार से किसी एक पुरुष की, जो कि परंपराओं के खिलाफ थी। नवंबर 1906 में बारी दुआब नहर के सिंचाई के रेट बढ़ा दिए गए थे, जो कि अमृतसर, लाहौर व गुरदासपुर के क्षेत्र में बहती थी। स्थानीय अखबारों में किसानों की दशा व प्रशासन की कमियों पर लेख लिखे गए। चिनाब कॉलोनी के लोगों ने इस बिल को अपने रोज़ाना के मामलों में दखल माना। बिल ने नफरत भरे जुर्माना व्यवस्था को भी कानूनी रूप दे दिया था। बार जमींदार एसोसिएशन ने बारी दुआब नहर के रेट बढ़ाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करना शुरू किया। जनसभाएं रखी गई व प्रस्ताव पास किए गए। चिनाब नहर कॉलोनी आंदोलन का केंद्र बन गई। अंजुमन ए मोहिबान ए वतन, जो अजीत सिंह व सूफी अम्बा प्रसाद द्वारा बनाया गया था, ने आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। इसी को भारत माता सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए बड़ी संख्या में पंपलेट व किताबें बांटी। 22-23 मार्च 1907 को लायलपुर में एक सभा रखी गई, जिसमें कांग्रेस की तरफ से लाला लाजपत राय शामिल हुए। झांग सयाल के संपादक बांके दयाल ने पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए गीत गाया। उसके बाद लाला लाजपत राय व अजीत सिंह आदि के भाषण हुए। इसके बाद जहाँ कहीं भी सभा हुई तो पगड़ी संभाल जट्टा गीत से शुरू होती थी। इसलिए इस कृषक आंदोलन असंतोष को पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। लाहौर, मुल्तान, लायलपुर, अमृतसर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, बटाला में बड़ी बड़ी सभाएं हुई। रिटायर्ड सैनिक व किसान जनसभा में शामिल होने लगे। अजीत सिंह को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे। उसने 28 जगह लोगों को संबोधित किया था। सूफी अम्बा प्रसाद, बांके दयाल, लालचंद फलक, पिंडी दास, मेहता आनंद किशोर, स्वर्ण सिंह, किशन सिंह, गोवर्धन दास, घसीटा राम, रामचंद पेशावरी आदि इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे। 21 अप्रैल को रावलपिंडी में हिंसा हो जाती है। लालचंद फलक, स्वर्ण सिंह, किशन सिंह, गोवर्धन दास, घसीटा राम, रामचंद पेशावरी को हिंसा के दोष में पकड़ लिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लॉर्ड किचनर उस समय आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। सेना के अंदर असंतोष को वो पहचान रहे थे। सर डेंजिल इबर्टसन उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। दोनों अधिकारी पंजाब की डिस्टर्बेंसेस को, पंजाब के अंदर अशांति को 1857 के विद्रोह जैसी परिस्थितियां मान रहे थे। वैसे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने की है, अंग्रेज़ भारत में शासन करते हुए 1857 को कभी नहीं भूले थे। और वैसे भी 1907 के अंदर 1857 ईस्वी के विद्रोह के 50 साल पूरे हो रहे थे और 10 मई का डर ब्रिटिश शासन में बैठ रहा था। ऐसे में सर डेंजिल इबर्टसन ने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को रिपोर्ट भेजी। गवर्नर जनरल मिंटो ने वीटो कर दिया, रोक दिया तथा एक कॉलोनी कमेटी बना दी। पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल पर रोक लगा दी गई थी। 4 मई को अजीत सिंह व लाला लाजपत राय के खिलाफ वारंट जारी किए गए। 9 मई को लाला लाजपत राय को तथा 2 जून को अजीत सिंह को गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया गया
उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया। कॉलोनीज कमेटी के सदस्यों ने पंजाब में घूम घूम कर लोगों के विचार लिए, कई ओपन एयर मीटिंग्स ली। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1908 में पेश की। आंदोलन अब खत्म हो चुका था। 1909 ईस्वी में चक व्यवस्था खत्म कर दी गई थी तथा उसे सामान्य प्रशासन का ही हिस्सा बना दिया गया था। किसानों ने इसका स्वागत किया था। टेनेंट्स को अब मालिक स्वीकार कर लिया गया क्योंकि यह उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला था और प्राचीन काल से ही, प्राचीन परंपरा के अनुसार भी जो ज़मीन साफ करके खेती करता था, ज़मीन उसी की मानी जाती थी। अब ज़मीन का मालिक बनने के बाद निवास बनाने का दबाव भी, उसकी अनिवार्यता भी खत्म हो गई। अब सरकार ने उत्तराधिकार के नियम को भी परंपरागत रूप से मान लिया। राजनीतिक मायनों में यह फैसला लाभ का रहा। भूस्वामी वर्ग व साम्राज्यवाद के बीच तालमेल बना। इससे जमींदार वर्ग की समाज में महत्वपूर्ण व प्रभावशाली भूमिका बनी रही तथा सरकार को एक मजबूत समर्थक वर्ग मिल गया। कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912 को पास हुआ। उसमें उपरोक्त सभी बातें शामिल कर दी गई थी। तो ये थी पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन की जानकारी, उसका इतिहास। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें, इसको लाइक करें और इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।